क्या आप भी बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम जो कि 2024 में होने वाले हैं, उसमें बेहतर से बेहतर अंक ला करके अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, या फिर आप टॉपरों की लिस्ट में आना चाहते हैं और 400 से 450 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम 2024 में, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपकी तैयारी करवाएंगे, वह भी निःशुल्क कराएंगे। बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का मेरा हर संभव प्रयास रहेगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं सभी डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे। अगर कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट में बताइए, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे, हमारी टीम उस डाउट को क्लियर करेगी। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बिहार बोर्ड वर्ग 10 के अंतर्गत अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है उसका पहला चैप्टर जो है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर में जो मुख्य बिंदु है मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी। मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी को इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और मौद्रिक विकास को अच्छी तरीके से समझ लें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मौद्रिक विकास की कहानी का जो प्रथम चरण है वह है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि एक वस्तु को देना है और दूसरे वस्तु को ले लेना है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली को समझ लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली होता है वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान, यानी वैसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ली जाती है। मतलब एक वस्तु आप दिए तो उसने आपको दूसरी वस्तु दे दी, आपने किसी को चावल दिया तो उसने गेहूं दे दिया। तो इस प्रकार की जो प्रणाली है, इस प्रकार का जो सिस्टम है उसे कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली आप समझ गए कि एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु को देना है, मतलब वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान करना है, तो उस प्रणाली को कहेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। अब देख लेते हैं मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान। आप किसी वस्तु को खरीदने बाजार जाते हैं या फिर आप किसी प्रकार की सेवा कहीं से प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मुद्रा के रूप में भुगतान करना पड़ रहा है। तो यह प्रणाली क्या है? मौद्रिक प्रणाली। जैसे कि आपको किसी बिस्किट की ज़रूरत है और आप दुकान जाते हैं बिस्किट खरीदने के लिए, तो वहाँ आप दुकानदार को रुपये देते हैं, बिस्किट के जितने भी दाम होते हैं, और बदले में वो दुकानदार आपको क्या देते हैं? बिस्किट दे रहे हैं। बिस्किट एक प्रकार का वस्तु है, तो समझ लीजिए यह जो है मौद्रिक प्रणाली के अंतर्गत आ जाएगा। अब देख लेते हैं सेवा। जैसे कि कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है किसी पेशेंट का, वह एक प्रकार का सेवा प्रोवाइड करा रहा है, और सेवा जो प्रोवाइड करा रहा है तो आप उसके बदले में उसे रुपये का भुगतान कर रहे हैं, तो यह समझ लीजिए मौद्रिक प्रणाली के अंतर्गत ही आ जाएगा। मौद्रिक प्रणाली आप समझ गए हैं कि मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान करना मौद्रिक प्रणाली होता है। अब बात कर लेते हैं नंबर 3, जो कि बैंकिंग प्रणाली है। नंबर 3 में क्या है? बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली से आप जरूर परिचित होंगे। बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय का कार्य करना। बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय का कार्य करना। आप अपने बैंक में जरूर खाता खुलवाया होगा, और बैंक जो है अपने ग्राहकों को चेकबुक की भी सुविधा उपलब्ध कराती है। बैंक क्या करती है? अपने ग्राहकों को चेकबुक, उनके डिमांड पर चेकबुक की सुविधा उपलब्ध कराती है। और अगर आपके खाते में पैसे रहते हैं और आप कहीं कुछ खरीदने जाते हैं, कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, तो समझ लीजिए कि वहाँ तो आप कुछ न कुछ खर्च करते हैं। खर्च जो करते हैं, तो अगर आप चाहें तो उस खर्च का भुगतान आप चेक के रूप में भी कर सकते हैं। 1-2 रुपये का तो चेक होगा नहीं, चेक का अमाउंट जो होगा वो हैवी अमाउंट ही होगा। तो अगर आप कहीं किसी शॉपिंग मॉल में गए और वहाँ आपने खरीदारी कर ली 4 से 5 हज़ार रुपये की, और आपके पास पैसे नहीं है लेकिन चेक बुक है, तो आप उस चेक बुक में उस राशि को दर्ज करके उस दुकानदार को, जो वो शॉपकीपर होता है, उसको आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रणाली है यह बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत ही आएगी। अब हम देख लेते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली को। कोर बैंकिंग प्रणाली में इसके अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसे का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर हो जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे होते हैं और आप कहीं दूर, मान लीजिए कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर भारत के किसी अन्य शहर में या फिर गांव में आप किसी व्यक्ति को पैसे भेजना चाहते हैं, तो यह जो है कोर बैंकिंग प्रणाली
यह इसके लिए मददगार होगी, यह इसमें सहायता करेगी किसी को पैसे भेजने में। इसमें क्या होगा कि आपके खाते से पैसे को, आपके खाते में उपलब्ध राशि को दूसरे व्यक्ति के खाते में उसी बैंक के माध्यम से भेज दी जाएगी। तो इस प्रकार की जो प्रणाली है, यह प्रणाली है कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली आप समझ गए। इसके अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसे का हस्तांतरण कर दिया जाता है, पैसे का ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यह प्रणाली क्या है? कोर बैंकिंग प्रणाली है। अब देख लेते हैं पांचवें नंबर में क्या है कि एटीएम प्रणाली। एटीएम प्रणाली, जैसा कि आप नाम से परिचित ही हैं, यह कोई अपरिचित नाम नहीं है। एटीएम जिसका कि पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसे हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन कहा जाता है। यह एक प्रकार का मशीन होता है और यह एक प्रकार का सिस्टम भी होता है जिसमें प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से राशि निकालने की सुविधा होती है। तो इस प्रकार की प्रणाली को कहा जाता है एटीएम प्रणाली। अब देख लेते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, यह मैं आपको समझा दूंगा बेहतर तरीके से। तो डेबिट कार्ड बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड है। बैंक द्वारा दिया गया क्या है? प्लास्टिक का कार्ड है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने खाते में जो जमा राशि है, यानी किसी व्यक्ति के खाते में मान लीजिए 2000 रुपये हैं और बैंक के द्वारा उसे एक प्लास्टिक कार्ड जारी किया गया है जो कि डेबिट कार्ड है, तो वह व्यक्ति किसी भी एटीएम से क्या कर सकता है, अपने खाते में जो उपलब्ध राशि है उसको किसी भी समय निकाल सकता है। यही तो है डेबिट कार्ड का मतलब। बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि का उपयोग करना, यानी आप अपनी जमा राशि का उपयोग कीजिएगा तो वो डेबिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो कि बैंक के द्वारा प्लास्टिक का एक कार्ड दिया जाता है जिसे डेबिट कार्ड नाम दिया गया है। तो वह डेबिट कार्ड जो है आपको कहीं से भी राशि निकालने में बहुत ही सहायता करेगा। मतलब राशि आप इस कार्ड की मदद से कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। कहीं से कहने का मतलब यह है कि आप किसी एटीएम केंद्र से, एटीएम से इस राशि को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप कहीं शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और वहां आपके पास पैसे नहीं है तो आप इस कार्ड के माध्यम से भी उस पैसे का भुगतान कर सकते हैं और ये पैसे आपके खाते से काट ली जाएगी, मतलब आपके खाते से ही डायरेक्ट डेबिट हो जाएगी। इसीलिए इसे कहा जाता है डेबिट कार्ड। उसके बाद आप देख लेते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है। बैंक में आपका लेन देन बेहतर होता है, आपके खाते में लगातार ट्रांजैक्शन होते रहता है, तो बैंक जो है वो आपका क्रेडिट देखती है कि ये ग्राहक जो है हमारा किस प्रकार का ग्राहक है, क्या यह ग्राहक क्रेडिट कार्ड के लिए उपयुक्त है, क्या इस ग्राहक का क्रेडिट बढ़िया है। तो बैंक जो है वो आपके ट्रांजैक्शन इतिहास को देख करके, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देख करके, आप यानी कि आप लगातार बैंक से लेन देन करते रहते हैं और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का लेन देन करते हैं अपने बैंक खाते से, तो बैंक समझ लेती है कि इस व्यक्ति का, इस ग्राहक का क्रेडिट जो है वो बढ़िया है। और अगर आप अप्लाई करते हैं कि हमें एक क्रेडिट कार्ड जारी किया जाए तो बैंक जो है उस आवेदन को स्वीकार कर लेती है और आपको क्रेडिट कार्ड जारी करती है। तो क्रेडिट कार्ड से आप क्या करते हैं कि पैसे और वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है पहले ये देख लेते हैं फिर से एक बार। बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड होता है जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना। क्रेडिट कार्ड जो बैंक आपको जारी करेगी उसके माध्यम से बैंक जो जारी करेगी उसमें एक अमाउंट को वो निश्चित कर देगी। वो अमाउंट 50,000 रुपये का भी हो सकता है या फिर 1 लाख रुपए या फिर इससे अधिक भी हो सकता है। तो आप जो है कहीं से भी उस 1 लाख रुपए की, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का ही दिया गया है, वो उसमें जो होता है उसकी जो उच्चतम सीमा है तो वो 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है उस क्रेडिट कार्ड की। तो आप कहीं भी किसी भी शॉपिंग केंद्र पर जाकर के वहाँ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद क्या करना होगा आपको, उस राशि को ब्याज सहित लौटाना भी होगा। बैंक जो है यह सुविधा तो देती है, मान लीजिए आपके खाते में पैसे नहीं है लेकिन फिर भी आप जो है बिना पैसे के अपने क्रेडिट के बलबूते, जो कि बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड के रूप में जारी किया गया है, बैंक द्वारा जो जारी किया गया है क्रेडिट कार्ड, उसके माध्यम से आपके खाते में अगर पैसे नहीं भी हैं तो फिर भी आप 1 लाख रुपए तक का यूज
कर सकते हैं अगर बैंक ने 1 लाख रुपए की राशि निर्धारित की है तो ये फायदा होता है क्रेडिट कार्ड का। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, मौद्रिक प्रणाली क्या है, बैंकिंग प्रणाली क्या है, कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, एटीएम प्रणाली किसे कहते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है, यह मैंने आपको बेहतर तरीके से समझा दिया है। लेकिन आज के युग में, आधुनिक युग में जो है, आज का युग जो है वो आधुनिक युग है और आधुनिक युग में जो है क्रेडिट कार्ड से भी हम लोग आगे बढ़ गए हैं। मौद्रिक विकास में जो है हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। आजकल जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन भी होने लगा है। हर आदमी के पास, लगभग हर आदमी, देश की लगभग हर आदमी के पास स्मार्टफोन होता है और सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो जारी किया गया है, जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लागू किया गया है, उसके माध्यम से, उसके परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है, अब डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कैशलेस इंडिया बनाने का प्लान चल रहा है। मतलब आपके पास पैसे रखने की अब कोई झंझट नहीं, अब मोबाइल में ही आपका सारा बैंक अकाउंट हो जाएगा। मोबाइल से ही आप किसी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं, मोबाइल से ही किसी को दूर तक पैसे भेज सकते हैं, मोबाइल से ही किसी वस्तु या सेवा को खरीद रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं तो उसका भुगतान कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है अब मोबाइल में हो गई है, यानी डिजिटली हो गई है। डिजिटल प्रणाली भी एक मुद्रा का ही एक प्रकार का रूप है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको बेहतर तरीके से समझा दिया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।